नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम लेकर दिल्ली आ चुकी है। अब तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगा। इस समय जब हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, किसी भी समय दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा किसी भी समय आ सकते हैं। उनके लिए बाकायदा रूट वगैरह लग गया है। राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के सुरक्षा वाले वार्ड में ये बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि तहव्वुर राणा थोड़ी देर पहले ही वो एयरपोर्ट पर लैंड करे थे, लगभग 6:30 बजे, और उन्हें एक स्पेशल विमान से लेकर आया गया था। सूत्रों के मुताबिक राणा को एयरपोर्ट से सीधे एनआईए मुख्यालय लेके जाया जाएगा। तहव्वुर राणा के खिलाफ अब दिल्ली में मुकदमे की जमीन तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 26/11 आतंकी हमले से जुड़े केस और फाइल्स, ट्रायल कोर्ट के दस्तावेज अब दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे जर्नलिस्ट अभिषेक रावत जुड़ रहे हैं। और अभिषेक इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में है। अभिषेक, क्या कुछ सुनाई पड़ रहा है? सूत्रों के मुताबिक बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की सरकार के लिए है। आपको क्या पता चल रहा है और अभी पटियाला हाउस कोर्ट में क्या हो रहा है? कितनी देर में तहव्वुर राणा पहुंच रहे हैं? जी जी नीलू, अभी आप देख सकते हैं। मैं पहले तो यहाँ के बाहर जो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर का दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊंगा, दर्शकों को भी ये दिखेगा। आप यहाँ देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कोर्ट का जो परिसर है उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। मीडिया को भी कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया है, न केवल कोर्ट रूम बल्कि कोर्ट परिसर से बिल्कुल बाहर, गेट के बाहर खड़ा कराया गया है। और आप यहाँ देखिए, इसी गेट से जो है तहव्वुर राणा को एंटर करवाया जाएगा। और यहाँ पर आप पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, कितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो सरकारी वकील हैं, मैं उनकी भी जानकारी देना चाहूंगा। दयान कृष्णन है, काफी बड़े लॉयर हैं। आपको ध्यान होगा जब निर्भया कांड हुआ था तो दिल्ली पुलिस ने उस समय भी जो है सरकारी वकील के तौर पे दयान कृष्णन को ही स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे जो है नियुक्त करवाया था। और वो अभी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। कोर्ट में बस तहव्वुर राणा का वेट किया जा रहा है। वो किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पूरा अरेंजमेंट है। और उनका मेडिकल होने के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल आदि सब हो चुका है और फॉर्मल जो अरेस्ट होती है वो भी डाली जा चुकी है। अब यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से जो एनआईए है वो तहव्वुर राणा की कस्टडी लेगी। और इसमें आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के खिलाफ यूएपीए का मामला जो है दर्ज किया गया है एनआईए की तरफ से, जो देशद्रोह का श्रेणी में आता है। और ऐसे में 30 दिन तक की जो है पुलिस रिमांड या एनआईए कस्टडी दी जा सकती है। तो बहुत संभव है कि एनआईए उसी कस्टडी की मांग करेगा। और जहां तक जो एविडेंस की बात है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आदि सब कोर्ट रूम में ले जाए गए हैं और उन्हीं एविडेंस के आधार पर अमेरिका से भी जो है ये एक्स्ट्राडिशन हो पाया है। इसमें जो सफलता मिली है काफी सालों बाद। तो एनआईए को ऐसी उम्मीद है कि 30 दिन की जो उनकी डिमांड होगी पुलिस कस्टडी लेने की, वो मान ली जाएगी और तहव्वुर राणा को फिर एनआईए के हेडक्वार्टर्स जो लोधी रोड पर स्थित है वहीं ले जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अभिषेक कि उनको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, तो उसको लेकर क्या सुनाई पड़ रहा है? अभी क्या होगा? जैसे नहीं, अभी तिहाड़ वाला एक प्रोविजन है, लेकिन ऐसा जो संभावना है वो अभी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि तहव्वुर राणा से क्वेश्चनिंग भी की जानी है और काफी महत्वपूर्ण ये पल है। इसमें एक एक पल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए अभी जुडिशियल कस्टडी का सवाल नहीं उठता है। एनआईए कस्टडी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब से कुछ देर में जब तहव्वुर राणा यहाँ पेश होगा और कोर्ट में जो भी जिरह होगी, क्योंकि तहव्वुर राणा की तरफ से जो है दिल्ली लीगल सर्विस ने ही एक वकील को जो है प्रोवाइड करवाया है। अभी तहव्वुर राणा की तरफ से कोई वकील नहीं है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली लीगल सर्विस है अथॉरिटी, उनकी तरफ से एक सरकारी वकील उनको दिया गया है जो अभी तहव्वुर राणा की तरफ से पेश होंगे। तो संभावना यही है कि एनआईए की कस्टडी मिल जाएगी और उसको एनआईए हेडक्वार्टर से लेके जाया जाएगा।
आपके आपके पीछे काफी आवाज आ रही है, क्या तहव्वुर राना पहुंच चुके हैं? उन्हीं की गाड़ियों की आवाज आ रही थी जो सायरन नहीं, वगैरह के अभी पीछे। अभी अभी तहव्वुर राना नहीं पहुंचे हैं। ये जो अरेंजमेंट, पुलिस अरेंजमेंट में जो व्हीकल्स हैं, उन्हीं का ये सायरन की आवाज थी। अभी तहव्वुर राना को आने में थोड़ा समय है। ओके ओके। अब मैं ललित के पास जाती हूँ। ललित, मैं कोशिश कर रही थी कि एक्स डीजीपी अरविंद जैन भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उनको उनके साथ कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ललित, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बयान देख रही हूँ, जितने भी लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे हैं, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि देश भर में सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को भारत लाया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चर्चा हुई थी। उसके अनुसार अमेरिका ने भारत देश के सबसे बड़े अपराधी को हस्तांतरित किया है। इसके लिए मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी अभिनंदन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले के लिए जिम्मेदार तहव्वुर राना को कड़ी सजा मिलेगी। और जो पूरा मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो वाकई में इसको एक बड़ी खबर बता के उसको पेश कर रहा है। क्या इतनी बड़ी उपलब्धि है? अगर इतने साल लग गए तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन में, और आज जिस तरीके से मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई ये उसका एक बड़ा अचीवमेंट है, बीजेपी के तमाम लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता उसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखा रहे हैं, क्या वाकई में ये एक बड़ी उपलब्धि है? देखिए, निश्चित तौर पे 26 नवंबर 2008 को जब घटना घटी, माया नगरी देश की आर्थिक राजधानी को 3 दिन तक आतंकियों ने अपने बंधक बनाए रखा और बड़े वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, सब कुछ। उसके बाद 17 साल बीत गए और 17 साल के बाद तहव्वुर राना, ये बात सच है कि वो अमेरिका के जेल में ही था, लेकिन सवाल ये था जो है कि वो गुनहगार तो भारत का था। उसने जो आतंकी वारदात कराई थी, उसकी जमीन भारत थी, और जिस तरीके से आतंकी वारदात को उसने अंजाम दिलाया था, उसके पहले आपको याद होगा कि वो 2 साल तक जो है तैयारी हुई थी, किस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली 2 साल, मतलब 2006 से लेकर के वारदात को अंजाम देने के पहले तक करीब 8 बार उसने रेकी की थी, 231 बार तहव्वुर राना से बात की थी। तो आप ये समझ सकती हैं कि 2 साल की कंप्लीट एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग का नतीजा ये था कि मुंबई में उस वारदात को लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया। आप सोचिए जो है कि फर्ज करिए कि अगर कसाब जिंदा ना होता जो है, तो शायद ये सारी चीजें होती भी नहीं, बल्कि कसाब के जिंदा होने के बाद से ही धीरे धीरे लीड्स मिलने शुरू हुए कि वो पाकिस्तान का है, फिर पाकिस्तानी फौज का भी इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, लश्कर-ए-तैयबा एक फ्रंट फेस है जिसके जरिए सारी चीजों को अंजाम दिया गया है। जहां तक रही क्रेडिट की बात, तो सही बात है कि 17 साल के बाद भारत का सबसे बड़ा गुनहगार अगर भारत की सरजमी पर आ रहा है, तो जो मौजूदा जो सरकार है वो क्रेडिट लेगी, इसमें कोई मतलब इसमें कोई दो मत नहीं, क्रेडिट लेने का उनको हक है। लेकिन आप ये देखेंगी कि ये एक्स्ट्राडिशन केवल 2 महीने 4 महीने या 2 साल 4 साल की कवायद नहीं है, बल्कि 2008 में घटना घटती है, फिर एनआईए चार्जशीट दायर करती है 2009 में, और ये एक्स्ट्राडिशन की जो कोशिश है वो 2009 से अनवरत चल रही होती है। 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए 2 की सरकार भी थी, तो उस दौरान भी कोशिश हुई है, उसके बाद भी कोशिश हुई है। स्वाभाविक है कि 2014 के बाद यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो आज के दौर में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को और एनडीए को क्रेडिट लेने का एक हक है, लेकिन पूरी तरीके से मतलब अगर यूपीए शासनकाल को दरकिनार किया जाए तो वो भी सही नहीं होगा। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि 2009 से ही लगातार ये कोशिश की जाती रही कि भारत का जो सबसे बड़ा वांटेड है, गुनहगार है, वो भारत की सरजमी पर आए। नहीं, तो क्या इसको हम ये कहेंगे ललित कि ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमैटिक विक्ट्री है? और क्योंकि ये बातचीत के जरिए जैसे भी है, जो प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देने की बात हो रही है, तो क्या इसको हम एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत बोलेंगे? निश्चित तौर पे आप इसमें एक, लेकिन इसमें एक अहम सवाल ये भी उठता है कि आप ट्रंप के पहले शासन को देखिए, उस दौरान भी कोशिश हुई, और उस दौरान भी क्या है कि भारत में सरकार एनडीए की ही थी और सरकार की अगुवाई नरेंद्र मोदी ही कर रहे थे, और बीच में बाइडेन प्रशासन आया, लेकिन बाइडेन प्रशासन में जिस तरीके से तेजी दिखनी चाहिए थी वो तेजी नहीं दिखी। अब ये फर्ज करें कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, और उसके बाद फरवरी में प्राइम मिनिस्टर की वहां उनसे मुलाकात होती है, और उसके बाद मुलाकात में वो कहते हैं, जब ये तहव्वुर राना का जो प्रकरण उठा, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए वो कल्प्रिट है, और उसमें हमारा अमेरिकन एजेंडा बहुत क्लियर है टेररिज्म को लेकर के कि वो जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, और उसमें किसी तरह की
मतलब राजनीति की गुंजाइश नहीं है, वो भारत का वांटेड है और हम ये चाहेंगे भी जो है कि वो भारत जाए और भारतीय न्याय प्रक्रिया का वो सामना करे। तो निश्चित तौर पे फरवरी में जमीन पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और आप देखेंगे कि फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक तहव्वुर की तरफ से 2 बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई और उसमें एब्डोमिनल पेन से लेकर के पार्किंसन डिजीज, फिर किडनी की प्रॉब्लम, फिर गॉल ब्लैडर में कैंसर की प्रॉब्लम, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें। उसके बाद फिर धार्मिक एंगल भी कि मैं मुसलमान हूँ। चीज और भी है ललित कि क्या खाली तहव्वुर राणा को पकड़ने या उसको यहाँ पर उसको एक्स्ट्राडाइट करके लाने में क्या हम उसको एक कंप्लीट विक्ट्री बोलेंगे, जब जो असली गुनहगार है जो डेविड कोलमैन हेडली है वो तो अभी अमेरिका में ही है। अब जब तक उसका एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता, जब तक उसको नहीं लाया जाता, तो हम इसे कंप्लीट जीत कैसे माने? नहीं, डेविड कोलमैन हेडली को अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा पीछे जाएं 2008 के पहले 2 साल पहले, तो मतलब बात आई कि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा का रिश्ता क्या था जब कि तहव्वुर राणा ने ही क्या है कि सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट और जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट्स हैं उसके रहने का इंतजाम हो गया, रेकी करने की व्यवस्था हो गई, तो वो एक तरीके से एक हैंडलर की तरह था। डेविड कोलमैन हेडली जो है वो तहव्वुर राणा के लिए या लश्कर के लिए या पाकिस्तानी फौज के लिए या आईएसआई के लिए वो हैंडलर था, सिर्फ हैंडलर था। और बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस जो होते थे वो सारे जो तहव्वुर राणा की तरफ से पास होते थे। आप देखिए कि अगर डेविड कोलमैन हेडली वहां पे गवर्नमेंट अप्रूवर नहीं बनता तो शायद आप देखिए जो कि उसकी सजा में भी थोड़ी कमी आई और उसका तहव्वुर राणा उसके बाद जेल जाने का रास्ता भी साफ हो गया। और वो तब भी साफ हो गया जबकि यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब लश्कर को डिक्लेयर किया तो ये बात साफ हो गई थी कि जब लश्कर आतंकी संगठन, वैश्विक आतंकी संगठन घोषित हो चुका है तो उससे जुड़ा कोई भी सदस्य है वो उसको आतंकवादी जो है माना जाएगा। इस बिना पे जो है उसको वहां पे जेल में रखा गया। तो निश्चित तौर पे कि अगर तहव्वुर राणा की एक्स्ट्राडिशन हुआ है तो निश्चित तौर पे एक रास्ता खुलता है डेविड कोलमैन हेडली का। लेकिन आप ये देखिए जो कि हैंडलर सिर्फ हैंडलर होते हैं, बेसिकली उसको जो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है मेन कल्प्रिट, मेन गुनहगार जो साजिश करता है, मतलब दिमाग किसी और का है और उसको उसके जरिए संचालित कोई और हो रहा है, तो दिमाग जिसका है वो मेन अक्यूज्ड, मेन साजिश करता तो वही हुआ। तो इस बिना पे आप देखें तो तहव्वुर राणा का आना भारत के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा सकता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग को ये खबर भी आए कि डेविड कोलमैन हेडली के भी एक्स्ट्राडिशन का, क्योंकि जब एनआईए को कस्टडी मिल जाएगी, एनआईए उनसे पूछताछ करेगी, तहव्वुर राणा से जो है तो बहुत सारी बातें आएंगी और उसके आधार पर बहुत सारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार होंगे कि जहां तक डेविड कोलमैन हेडली का सवाल है उसके बारे में कई लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तो डबल एजेंट है और उसको अमेरिका कभी भी नहीं छोड़ेगा। तहव्वुर राणा को तो छोड़ भी दिया, वो कनेडियन था, पाकिस्तान के लोग उसको अपने आप से डिस्टेंस भी कर रहे हैं। लेकिन एक और जो चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत चल रही है, अभिषेक अगर आप जुड़े हो, अगर आप इस चीज पर जवाब दे सके। अभिषेक आप हैं साथ में? हाँ जी जी जी। कई लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए बाइडेन की रेजीम में ये एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो पाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रेजीम में इनका एक्स्ट्रेडिशन हुआ है, जो कि ये बताता है कि देखिए मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का जो बॉन्ड है और जो उनके बीच की जो नजदीकियां हैं वो काफी कारगर इसमें साबित हुई है और इसीलिए उनका प्रत्यार्पण कर कर वो लेकर उनको आया गया है। ये इसको क्या इस नजरिए से भी हमें देखना चाहिए? जी नीलू, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये एक कारण हो सकता है, महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि एनआईए की अगर हम बात करेंगे तो एनआईए ने 2009 से ही तहव्वुर राणा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो मामला दर्ज किया गया था तहव्वुर राणा के खिलाफ और डेविड कोलमैन के खिलाफ, वो 2009 में किया गया था और उसके बाद से ही दोनों को यहाँ भारत लाने की कवायद शुरू कर दी गई थी। लेकिन कई साल इसलिए लगे कि तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली दोनों ही जो है अमेरिका में गिरफ्तार किए गए थे और वो जो गिरफ्तारी है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जांच एजेंसियों के दबाव में ही करनी पड़ी थी अमेरिका को, ये मानते हुए कि हाँ उनका कहीं ना कहीं रोल है इंडियन सॉइल पर जो है टेररिज्म फैलाने के लिए, तो इसलिए उन दोनों को वहां अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन जो बात है एक्स्ट्राडिशन की, तो उसमें ये एक कारण हो सकता है कि जो हमारे देश में जो पॉलिटिकल रिजीम है उसकी वजह से भी एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब 2009 से अब अगर 16 साल की बात करेंगे आप, तो लगभग 16 साल की जो कवायद रही है एनआईए की, उसको जो पॉलिटिकल रिजीम है उससे जो गेन मिलना था, उसकी वजह से आप मानिए कि 20 जनवरी को जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली अमेरिका में, और उसके बाद उन्होंने फरवरी में ही जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो बकायदा प्रेस ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज का ऐलान किया था। तो वो भी एक मैसेज था कहीं ना कहीं इस बात को शो ऑफ करने का
कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में और जो पीएम मोदी है उनके बीच में कहीं ना कहीं काफी अच्छे रिश्ते हैं, दोस्ती जिस तरीके से जो चर्चा चलती रहती है सोशल मीडिया पे, वो उसको एक दर्शाया गया था उस मैसेज में। और ये भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसमें मानी जा रही है भारतीय सरकार की और भारतीय जांच एजेंसियों की, कि एक जो मेन कॉन्स्पिरेटर है मुंबई हमले का, वो अब भारत पहुंच चुका है और अब उस पर इंडियन जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। रही बात जो डेविड कोलमैन हेडली को लेकर चल रही है, तो वो अभी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली को हमारी तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, यानी एनआईए की तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। अमेरिका में भी डेविड कोलमैन हेडली ने जो है प्लीड गिल्टी की है, यानी कि उसने अपना ऑफेंस जो है वो या अपना क्राइम है उसको एक्सेप्ट करा हुआ है, और उसी ब्याज पे हो सकता है कि उसको माफी वहां दी गई है। लेकिन ये प्रोविजन अभी बंद नहीं हुए कि इंडियन एजेंसीज जो है उसके एक्स्ट्राडिशन की डिमांड नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्या डिस्क्लोजर तब्बूर राणा का होता है और उसमें जो है उसको कोरोबोरेट करने वाले क्या एविडेंसेस हैं जो इंडियन एजेंसीज के पास होंगे। तो ये डिमांड तो कभी भी की जा सकती है, और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट और जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं जो एक बात चल रही है कि वो डबल एजेंट था, अगर वो इस चीज को शो ऑफ करना चाहेंगे कि नहीं डबल एजेंट, यानी कि वो अमेरिका के लिए कोई एजेंट का काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगता है कि अगला नंबर डेविड कोलमैन हेडली का भी हो सकता है। तो उसके लिए लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि अब एनआईए की पूछताछ शुरू होगी। एविडेंस काफी है एनआईए के पास, और वो भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे जो अजमल कसाब था उसको फांसी हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तब्बूर राणा के खिलाफ भी एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही काम होगा, और जल्द ही जो है इसमें सुनवाई पूरी होगी। और अभिषेक, इसमें एक चीज और भी है कि अजमल कसाब के बाद ये दूसरा आतंकी मास्टरमाइंड है जो भारत लाया गया है। अजमल कसाब जब लाया गया था और उसके बाद जब तक जो उस समय से लेकर जब तक उसको फांसी नहीं हुई उसमें काफी लंबा वक्त लग गया। तहावुर राणा के केस में कितना समय अप्रोक्सीमेटली लग सकता है? आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इट्स सपोज्ड टू बी वर्किंग फास्ट, लेकिन फिर भी टेक्निकल जो पेचीदगियां होती हैं उसको देखते हुए कितना लंबा ये प्रोसेस हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, लंबा इसलिए नहीं खींचना चाहिए इस मामले में, क्योंकि इंडियन एजेंसीज के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और उन्हीं एविडेंस के आधार पे जो आरोपी अजमल कसाब था, जिसको मौका वारदात पे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, और वो एक जिंदा एविडेंस भी था उस समय पे, जिसने इस चीज की पुष्टि करवाई थी कि इस पूरे आतंकी हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है, और उसे फांसी हुई। अब क्योंकि सजाए मौत देना आसान होता है, लेकिन कई चीजें होती हैं, इसलिए सारे प्रोसेस फॉलो किए गए। इंडियन जो हमारा लीगल सिस्टम है वो बिल्कुल निष्पक्ष चलता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक था और उसने यहाँ पर आतंकी हमला किया तो बस ये सुनकर ही जो है उसको सजाए मौत दे दी गई हो। ऐसा नहीं है, उसको भी उसकी बात रखने का, उसका पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था, और इसलिए वो समय लगा था। और आज भी उसी का उदाहरण भी इंडियन लीगल सर्विसेज की तरफ से जो है वो दिया गया है कि सरकारी वकील, मतलब सरकार की तरफ से एक वकील मुहैया करवाया गया तब्बूर राणा को, क्योंकि अभी तक तब्बूर राणा की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ था, या कोई वकील सामने नहीं आया था जो उनकी पैरवी कर सके। तो यहाँ पर समय, मुझे लगता है कि जो कसाब के लिए समय लगा है उससे बेहद कम समय मुझे लगता है कि लगेगा तब्बूर राणा को सजा देने में। और मेन बात यह है कि उसका डिस्क्लोजर सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि वही एक कड़ी है जो हम कह सकते हैं कि जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान में जिनके इशारे पर ही काम किया गया था वो उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, और साथ ही साथ जो आईएसआई है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके साथ भी उसके संपर्क थे। तो ये पाकिस्तान की जो सरकार है उसके जो नापाक इरादे हैं उनको डिस्क्लोज करने में तब्बूर राणा का सबसे महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, और यही वजह है कि इंडियन एजेंसीज 16 साल बाद भी उसको एक्स्ट्राडिशन के जरिए यहाँ भारत लाने में सफल हो पाएंगे। ललित, लेकिन अब जो भी समय टेक्निकली जो लगेगा तहावुर राणा के बाकी प्रोसीजर्स में, लेकिन क्या जो बचा हुआ समय है जो आईएसआई के डीप सीक्रेट्स हैं
ये क्योंकि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी देखी जा रही है और पाकिस्तान से भारत के कैसे संबंध है ये तो सबको पता है। तो भारत की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए हो चाहे भारत सरकार हो, वो ये कोशिश तो करेगी ना कि मैक्सिमम कितना एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के टर्म्स में, वो हम तहावुर राना से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो किन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो फोकस करेंगी? आईएसआई के डीप सीक्रेट्स होंगे, उनको शायद उगलवाने की कोशिश करेगी। किस तरह से हैंडल किया गया होगा उस समय का ऑपरेशन, शायद कुछ और डिटेल्स निकाले जाएं और फिर बाद में उसको भारत यूज कर सकता है अपने लिहाज से। तो क्या क्या कुछ हो सकता है इस दौरान इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम तहावुर राणा? जी देखिए, अभी तक क्या था जो है कि तहावुर राणा जो है अब भारत में है और 2009 से लेकर के 2025 के बीच तक आप देखें कि तहावुर राणा के बारे में जो भी कुछ जानकारी आई वो सब डेविड कोल्डमैन हेडली का जो कबूलनामा था उसके हिसाब से ही आगे चीजें बढ़ी थी। अजमल कसाब चूंकि हैंडलर था, तो ये बात सच है कि अजमल कसाब बहुत डीप तक चीजों को नहीं बता सकता है, लेकिन ये कि वो कुछ कम से कम ये तो था जो है कि वो इस बात को प्रमाणित किया था जो कि उसको ट्रेनिंग कहाँ पे मिली थी, किस तरीके से उसको भेजा गया था। तो ये तो पुख्ता सबूत ही है कि पाकिस्तान की सरजमी पर उनको ट्रेन किया गया था और उनको बाद के समय में बताया गया था कि आपको यहाँ पे जाना है, बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो निश्चित तौर पे कि बहुत सारी बातें अभी जो छिपी हुई होंगी, और खास तौर से है कि ये 2008 में जो हमला हुआ, उस हमले की बुनियाद जो है कब रची गई। आप सोचिए जो है कि 1999 में जब करगिल का वार होता है, करगिल के वार के बाद किस तरीके से पाकिस्तानी फौज पूरी बैकफुट पे आ गई थी और जब एकदम साफ हो गया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो पाकिस्तान के सामने ये था जो कि अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने चेहरा दिखाने का कोई मौका नहीं था। तो एक तरीके का उनको बहुत ज्यादा एम्बरेसमेंट भी था जो है, और पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी। लेकिन इन सबके बीच अब क्या है कि तहावुर राणा ही ये बताएगा जो है कि अल्टीमेटली 2008 में जिस हमले को अंजाम दिया गया 26/11 के नाम से जो जाना जाता है, उसकी असल बुनियाद जो है किस साल में पड़ी, किस तरीके से पड़ी, क्या सोच रही होगी, क्योंकि आखिरकार वो पाकिस्तानी फौज का मुलाजिम था। पाकिस्तानी फौज में मेडिकल कोर में वो डॉक्टर था, इलाज करता था। तो स्वाभाविक है कि वो मतलब डॉक्टर था, स्वाभाविक है कि पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसरान से उसके संपर्क भी रहे होंगे, और पाकिस्तान का वो रहने वाले बाद में वो कनाडाई मूल है। तो मतलब पाकिस्तान को भी ये था जो है कि बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन को हम अंजाम दे सकते हैं। कहने को हो सकता है कि ठीक है पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तानी मूल का है, तो हमारे ऊपर आक्षेप उठेंगे, लेकिन टेक्निकली कानूनन जो है हमारा मतलब हम लोग उससे बच जाएंगे। तो आज की डेट में क्या है कि एनआईए के सामने एक चुनौती जरूर होगी, क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि वह हार्डकोर क्रिमिनल है जो पिछले 2006 से लेकर के 2008 तक वो साजिश रच रहा था। तो उसके जरिए इंफॉर्मेशन को रिवील करा पाना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन भारतीय एजेंसियां चाहेंगी कि हर एक संभावित जानकारी जो दिमाग में, मस्तिष्क में जो चीज है, हर तरीके से कि पाकिस्तान की भी घेरेबंदी की जाए। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, तो आपने देखा कि पाकिस्तान तो भारत के हर डोजियर को जो है सिरे से खारिज कर देता है। एक लाइन में कहता है कि ये सब जो झूठ का पुलिंदा है, इसका कोई मतलब नहीं है, और सभी दुनिया जानती है कि हमारे और उनके बीच रिश्ते क्या हैं। इसलिए इनकी भारत के अंदर कोई चीज घटना घटती है तो पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट है और पाकिस्तान को टारगेट करो। तो पाकिस्तान आप समझ सकते हैं कि वेल एक्सपेक्टेड फार्मूले पे, वेल एक्सपेक्टेड लाइन पर पाकिस्तान का रिएक्शन रहता है। अब देखिए कि तहावुर राणा अभी जब प्लेन में था और भारत की सरजमी पर वो लैंड नहीं किया था, उससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया जो है कि देखिए, एक तो पहले कि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, और दूसरी चीज है कि ठीक, अगर पाकिस्तानी आप नागरिक एक तरीके से कहते हो तो जो दस्तावेज है उसको 2 दशकों से उसने रिन्यू कराया ही नहीं। अब 2 दशक का मतलब हो गया कि आपका 20 साल, और 20 साल अगर 2025 में से माइनस करिए तो 2005 होता है। घटना घट रही है 2008 में। तो साफ तौर पे वो कानूनन टेक्निकली वो सीधे डिनाइल मोड में है कि हमारा कोई सीधा रिश्ता नहीं है। ठीक है, आप कहते रहिए कि भाई वो पाकिस्तान का नागरिक है। इस बीच क्या है कि एनआईए और दूसरी एजेंसियों के सामने ये चीज रहेगी कि वो बहुत ही गहराई तक जाकर के इस बात को स्टैब्लिश करें जो है कि 2008 की जो घटना हुई या उसके पहले की भी जो घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें इन ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है, और इसके जरिए लश्कर का जो मुखिया है हाफिज सईद, उसके ऊपर भी एक नकेल कसा जाए, क्योंकि स्वाभाविक है कि लश्कर ने ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था एज ए संगठन के तौर पर, और उसकी अगुवाई हाफिज सईद कर रहा था। तो हाफिज सईद को भी कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है, और इस तरह की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से हाफिज सईद पर भी, मतलब पाकिस्तान पर अमेरिका के जरिए ही प्रेशर क्रिएट कराया जाए। लेकिन क्रिएट होगी, देखिए अब हमारे पास पूरी तरीके से साक्ष्य है, केवल हम अपनी मुंह जबानी बात नहीं बोल रहे हैं, एक ऐसे
व्यक्ति का साक्ष्य है जो कि मुंबई हमले का हमारी तरफ से अक्यूज्ड है और जिसको हमने इंटरोगेट किया है, और जो सब्सटेंशियल जो एविडेंसेज हैं, जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेज हैं, वो सारी बातें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि कहीं न कहीं ये शख्स लश्कर के लिए ही काम कर रहा था, और लश्कर के लिए अगर काम कर रहा था तो उसके चीफ के अनुमति के बगैर इतनी बड़ी घटना को किसी दूसरे देश में हाँ। अंजाम दिया जा सकता ललित, है। आपको रोक रही हूँ क्योंकि जो विजुअल्स इस समय अभिषेक दिखा रहे हैं, वहां पर काफी सारे पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बहुत सारे पुलिस वाले वहां पे खड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या लग रहा है आपको कि क्या तहावुर किसी भी समय पहुंचने वाले? इस समय कितना हो रहा है? 8:31 हो रहे हैं। कब तक आपने जानकारी जी नीलू, अभी कुछ ही पलों का इंतजार है। बहुत देर से यहाँ पर पुलिस अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग वगैरह, ये इसलिए ही है कि जब तहव्वुर राणा कोर्ट परिसर के अंदर प्रवेश कर रहा होगा तो मीडिया या फिर कोई और बीच रास्ते में ना आ सके, और मीडिया कवरेज के लिए भी पूरा आप देखेंगे बैरिकेटिंग करके एक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दोनों तरफ जो है रास्ते के आप देखेंगे तो आपको यहाँ बैरिकेटिंग नजर आएगी और भारी संख्या में पुलिस बल नजर आएगा, और वो सिर्फ इसलिए है कि सुरक्षा को लेकर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अमेरिका से एक्स्ट्राडिट करके तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। कल को कोई ये इंटरनेशनल फोरम पे प्रश्न ना उठ जाए कि देखिए जो एक आरोपी है उसको सुरक्षा नहीं दे पाई भारत सरकार या फिर भारतीय पुलिस जो है, उसकी तरफ से कहीं कोई चूक रही है। इसलिए कोर्ट में भी मीडिया को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। बाहर ये है मीडिया पर्सन सारे जितने भी है, सबको, इवन जो जनरल पब्लिक थी उसको भी लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर निकाल दिया गया है। और वैसे भी एनआईए की जो भी प्रोसीडिंग होती है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, तो अभी देखना ये होगा कि कितनी देर में तहव्वुर राणा यहाँ पहुंचने वाला है। नहीं, लेकिन जब उनको गाड़ी से उतारा जाएगा और नॉर्मली एक फोटो अपॉर्चुनिटी मोमेंट होता है, और आई एम श्योर सरकार ये करेगी या नहीं करेगी ये पता नहीं है, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरेंगे, क्या बकायदा मीडिया के कैमरा सामने होंगे? क्या वो विजुअल सबको मिलेगा जब तहव्वुर राणा गाड़ी से उतरकर वो कोर्ट के अंदर जाएंगे? शायद उनका फेस कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो गाड़ी है वो अंदर तक जाती है, अंदर पार्किंग है, कोर्ट की अंदर पार्किंग है, वहां पर कैमरा अंदर तो अलाउ नहीं है। बाहर से अगर कोई जूम के थ्रू कैप्चर कर पाया तो शायद पॉसिबिलिटी है, वरना अभी फिलहाल नहीं उसको वो एंट्री देंगे। और अभी देखिए हलचल बड़ी है, शायद आने वाले हैं। अभी जो है अभी तहव्वुर राणा के लिए काफी हलचल है यहाँ पर। अभी कुछ मतलब कभी भी उसकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है, लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटी को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है क्योंकि सारे जो मीडिया पर्सन है उनको बाहर ही रखा गया है। तो शायद अगर ऐसा होगा तो क्या पता कोई। अभिषेक, 2 सेकंड की आपको रोक रही हूँ। आपने कहा कि हो सकता है फोटो अपॉर्चुनिटी कोई ना हो, तो इसका मतलब ये है कोई ना कोई मोबाइल फोन से ये जो एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं ये इसको फोटो खींच करके फिर वो मीडिया को देंगे। यही पॉसिबिलिटी फिर तो बनती है। जी हाँ, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ने अगर दूर से कैप्चर कर लिया, या जैसे मेडिकल के समय पे अगर कुछ, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत बड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर वो आने वाले हैं और जैसा आपने बताया कि हलचल बढ़ रही है, हो सकता है जैमर्स वगैरह लगा दे तो फिर वो सिग्नल भी कटेगा। तो इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं, और अभी तहव्वुर राणा पहुंचने वाले हैं किसी भी समय, अभी पता नहीं है कि कितनी देर में पहुंचेंगे। लेकिन एक चलते चलते एक सवाल आपसे करेंगे ललित, कि आज 26/11 के जो भी विक्टिम्स हैं, बहुत सारे लोग परिवार के मारे गए थे, आज तहव्वुर राणा को देखकर क्या उनको एक सेंस ऑफ क्लोजर मिलेगा? क्या कहीं ना कहीं आज जैसे टुकाराम ओमले की जो फैमिली थी, उनके तरफ से कुछ बयान आए थे, फिर अजमल कसाब को जिस कांस्टेबल ने पकड़ा था उसका एक बयान मैंने पढ़ रही थी, तो सब आज वो यादें ताजा हो रही थी, तो क्या एक सेंस ऑफ क्लोजर मिलेगा जो 26/11 के जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनको? जी निश्चित तौर पे आप सोचिए जो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अमेरिकन धरती पे, अमेरिकन सॉइल पे रहते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और देश की आर्थिक राजधानी माया नगरी को बंधक बना के रख दिया, उसमें इनोसेंट लोगों की जान गई जिसका कोई लेना देना नहीं था, और अपने लोग कोई अपने ऑफिस से काम करके घर लौट रहे थे, कोई ऑफिस जा रहा था, अपने मतलब डे टू डे लाइफ में लोग बिजी थे और किसी को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पे है कि जिनके परिवार के लोगों ने जान गंवाई, जान दी,
तो उनके लिए तो ये एक मतलब इररिपेयरेबल लॉस है, कभी वो खत्म तो हो नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि ठीक है, ये हमारा गुनाहगार है, यही साजिश करता है, इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, और वो अगर भारत की जमीन पर है, जो पिछले 16-17 साल से जो है छिपा हुआ था, वो बहाने बनाता था, तमाम तरह की बातें होती थी, तो थोड़ी सी उसको राहत तो जरूर मिलेगी कि कम से कम ये गुनाहगार जो है, और स्वाभाविक तरह पे कि अजमल कसाब को इस केस में सजा मिल चुकी है, उसको फांसी की सजा दी गई, तो कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि होता है कि किसी भी घटना को इम्प्लीमेंट कराने वाला ज्यादा बड़ा कसूरवार होता है रादर की जो इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जो साजिश करता है उसके दिमाग में न जाने कितनी बातें, किस तरह की बातें, कितनी घिनौनी, कितनी घातक, कितनी टॉक्सिक, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। घटना को जो अंजाम देता है वो केवल एक घटना को अंजाम देता है, लेकिन जो साजिश करता है उसके दिमाग में अनगिनत बातें होती हैं, और वो कितनी आगे तक जा सकता है। तो निश्चित तौर पे तहव्वुर राणा का भारत आना उन परिवारों के लिए एक संवेदना देगा कि जो पिछले 16-17 साल से उस कष्ट को झेल रहे हैं, और सजा मिलने के बाद भी वो कष्ट तो जाएगा नहीं, लेकिन उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम जो है कि गुनहगार तो लाया गया, उसको ट्राई किया जाएगा, और इंडियन लॉ के हिसाब से जो भी पनिशमेंट होगा मैक्सिमम उसको मिलेगा। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललित। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।